एफपीआईज की लगातार चल रही बिकवाली पर सोमवार को थोड़ी लगाम लगती हुई दिखाई दी। लगातार 38 सेशन तक बिकवाली करने के बाद विदेशी निवेशकों ने सोमवार को भारतीय बाजारों में खरीदारी की। लेकिन यह खरीदारी कितनी टिकाऊ है? क्या यह खरीदारी आगे भी जारी रहेगी? क्या बाजार अब यहां से रिकवर होंगे? गिरावट पूरी हो चुकी है? वैल्यूएशन कितने अट्रैक्टिव हो चुके हैं? कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां अब गिरावट के बाद खरीदारी का मौका खोजा जा सकता है? और वैसे निवेशक जिन्होंने बड़े प्राइस पर, ऊंचे भाव पर कोई शेयर खरीद रखे हैं, उन्हें अब क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए? ये सारी चीजें समझना अब बहुत जरूरी हो गया है। और ये सारी चीजें समझाने के लिए, इन सब चीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ एक मार्केट के एक्सपर्ट हैं, एक ऐसे एक्सपर्ट जिन्होंने कई दशकों तक मार्केट को देखा है, एडवाइस किया है लोगों को, कई गिरावटें देखी हैं और कई बार मार्केट में बुल रन भी देखे हैं। मेरे साथ हैं वेलेंटिस के फाउंडर और एमडी ज्योतिवर्धन जयपुरिया। ज्योति सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर और बहुत शुक्रिया आज आपने समय दिया है। सर, काफ़ी गिरावटें आपने देखी है बाजार में, कई सारे जो है वो आपने स्लो डाउन देखे हैं, गिरावट देखी है, बड़ा करेक्शन देखा है। क्या ये करेक्शन अब आपको पूरा होता हुआ दिख रहा है या अभी भी और गिरावट बाकी है, अभी और गिरावट बाजार में आ सकती है? तो देखिए, अभी जो अपने देखे हैं वो 10-12% का करेक्शन है। यदि अपने पिछले 25 साल में देखे तो 22 साल में 10% से ज्यादा का करेक्शन आया। तो ऐसा कुछ इसमें ना बहुत अजीब नहीं है, ये एक नॉर्मल करेक्शन है वो जो हेल्दी रहता है मार्केट के लिए। ऐसे करेक्शन नहीं है तो मार्केट हेल्दी नहीं रहे। तो उस हिसाब से ये करेक्शन को उसी नजरिए से देखना चाहिए कि कई दिन से 10% करेक्शन नहीं देखने को मिला, करीब 20 महीने बाद ये करेक्शन आया है। तो एक तरह से हेल्दी करेक्शन है, एक मौका मिलता है वैल्यूएशन को थोड़ा बेहतर होने का, क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेस्ड हो गए थे, बहुत ज्यादा महंगे हो गए थे। और इससे वैल्यूएशन थोड़े कंट्रोल में आ जाएंगे। बिल्कुल। सर, 38 सेशन की लगातार बिकवाली रही एफआईआईज की, विदेशी निवेशकों की, और सोमवार को उन्होंने खरीदारी की करीब 10,000 करोड़ की। तो क्या ये वापसी के तौर पे देखें या सिर्फ एक एमएससीआई रीबैलेंसिंग का असर था जिसकी वजह से सोमवार को उनकी नेट नेट बाइंग दिखाई दी? तो सोमवार को तो एमएससी रिबैलेंसिंग था, तो ये ना इसको एक ट्रेंड की तरह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अपने यदि रिबैलेंसिंग को निकाल देवे तब तो है ना फिगर नेगेटिव ही था। पर हो सकता है कि इनकी बिकवाली अभी थोड़े कम होने चालू हो जावे, क्योंकि कई दिन से बेच रहे हैं। वो दो चीज हो गया, जो अपने भारत का वैल्यूएशन देखते हैं हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में, स्टैंड अलोन कॉन्टेक्स्ट में, उसमें भारत महंगा दिखता है। पर इन लोग को देखना पड़ता है एकदम रीजनल और इमर्जिंग मार्केट कॉन्टेक्स्ट में। तो इमर्जिंग मार्केट कॉन्टेक्स्ट में भारत काफी महंगा दिख रहा था। एक तरह से 80 से 90% प्रीमियम पे चल रहा है पीक, यदि देखें तो इमर्जिंग मार्केट के वैल्यूएशन के कंपैरिजन में। तो इसीलिए ज्यादातर बिकवाली आ रही है कि लोग को लग रहा है इतना महंगा मार्केट है जो इतना अच्छा कर दिया। दूसरे साइड पे चाइना था जहाँ पे है ना काफी सस्ता था मार्केट, और वहाँ एक स्टिमुलस पैकेज आया था, तो थोड़ा है ना पैसा वहां जाने लगा था। पिछले 4 हफ्ते में जो हो रहा है वो है कि इमर्जिंग मार्केट से पैसा जा रहा है डेवलप मार्केट की तरफ। क्योंकि एक तो ना ट्रम्प के इलेक्शन के बाद डॉलर काफी स्ट्रांग हो गया है, डॉलर इंडेक्स देखे तो बढ़ गया है वो। तो जब भी डॉलर स्ट्रांग होता है तो इमर्जिंग मार्केट से बिकवाली होती है और डेवलप वर्ल्ड की तरफ जाता है। और जब डॉलर वीक होता है तो इमर्जिंग मार्केट में फ्लो आ जाता है। तो पिछले 3-4 हफ्ते में एक तरह से ना फ्लो जा रहे हैं डेवलप मार्केट, और डेवलप मार्केट में यूएस की तरफ जा रहे हैं काफी। बिल्कुल। इस वक्त डेवलप मार्केट की तरफ जो है वो फ्लो जा रहे हैं। लेकिन सर, 26,000 पर हम थे, 26,000 से ज़्यादा पर थे निफ्टी में, अब 24,000 के आसपास आ गए हैं। क्या अब वैल्यूएशन को लेकर उतना ही कंसर्न अभी भी है जितना 26,000 पर था, या थोड़ा बहुत जो है वो वैल्यूएशन को लेकर चिंता कम हुई है? थोड़ा तो कम हुई है, क्योंकि एकदम महंगे थे, अब शायद है ना अपने बोलेंगे कि थोड़ा सा महंगा रह गया वैल्यूएशन। यहाँ से ना दो तरीके हैं वैल्यूएशन और थोड़े फेयर वैल्यू रेंज में आने के। एक तो यदि ये ना मार्केट रेंज बाउंड रहता है, तो हर महीना यदि मार्केट है ना फ्लैट रहता है तो हर महीना वैल्यूएशन कम होता है, क्योंकि अर्निंग्स हर महीना बढ़ रहा है। तो एक तरह से मेरा है मानना कि ज्यादातर प्राइस करेक्शन देखने को मिल चुका है। तो अभी ज्यादा टाइम करेक्शन देखने मिलेगा, थोड़ा है ना प्राइस करेक्शन भी हो सकता है, उससे वैल्यूएशन फेयर वैल्यू रेंज में आ जाएगा। तो अगला 6 महीना में एक तरह से फ्लैटिश मार्केट देखे, अपनी रेंज बाउंड मार्केट देखे, तो ज्यादातर वैल्यूएशन फिर कंसर्न है तो कम हो जाएंगे वैल्यूएशन पे। बिल्कुल।
सर वैल्यूएशन में एक फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अर्निंग सीजन का भी। तो इस बार की अगर अर्निंग सीजन आप दूसरी तिमाही का हम देख रहे हैं तो उम्मीद जो थी वो थी 3% के ग्रोथ की अर्निंग्स में ग्रोथ रहेगी, निफ्टी 50 की कंपनियों में 3% की ग्रोथ रहेगी। हालांकि वो मॉडरेट ग्रोथ थी, लेकिन डी ग्रोथ रही है उसके मुकाबले अगर देखें तो 2% की डी ग्रोथ रही है। और कई कंपनियां ऐसी हैं निफ्टी में, बहुत सारी बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अनुमान से भी कमज़ोर नतीजे पेश किए हैं। तो अब ये जो स्थिति है आपको क्या अगले क्वार्टर में सुधरती हुई दिख रही है, या अभी 1-2 क्वार्टर इसी तरह की अर्निंग ग्रोथ हमें दिखेगी और मार्केट को ऐसे ही जो है वो टॉलरेट करना पड़ेगा अर्निंग को ऐसे ही? तो देखिए, अर्निंग्स ये क्वार्टर अच्छा नहीं था, पर यदि अपने पिछले क्वार्टर पे भी जावे, जून क्वार्टर पे भी, तभी भी अर्निंग्स अच्छा नहीं था। उस टाइम बस क्या मार्केट ऊपर जा रहा था तो लोग का ध्यान थोड़ा कम गया कि अर्निंग्स अच्छा नहीं था। तो एक तरह से देखें तो पिछले 3 क्वार्टर में सिंगल डिजिट ग्रोथ या फ्लैटिश ग्रोथ आ रहा है, ज्यादा अच्छा आ रहा नहीं है अर्निंग्स। अब हम लोग का अनुमान है कि अगले 2 क्वार्टर में अर्निंग्स सुधरेगा। इसका 2 कारण है। एक तो जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो बहुत कम हो गया था पिछले 1-2 क्वार्टर में, क्योंकि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ गया था, इलेक्शन पे सबका नजर था। तो यदि अपने गवर्नमेंट का कैपेक्स स्पेंडिंग देखे तो करीब है ना 35-36% ही स्पेंड हुआ है पिछले 2 क्वार्टर में। यहाँ से है ना गवर्नमेंट का कैपेक्स स्पेंडिंग बढ़ेगा, मेरे ख्याल से 1 लाख करोड़ हर महीना हम लोग खर्चा कर सकेंगे, और फिर भी ना बजट पूरा खर्चा नहीं होएगा। तो उसके कारण थोड़ा इकोनॉमी में है ना बेहतरीन जगह बनेगी, और इससे ना अर्निंग्स भी इम्प्रूव होएगा। दूसरा है कि जो बारिश था वो बारिश अच्छा हुआ है। बारिश अच्छा होने के कारण फसल अच्छा हुआ है, तो वो पैसा है ना फार्मर लोग के पास आ जाएगा दिसंबर में। तो उससे थोड़ा रूरल स्पेंडिंग भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये 2 कारण है जिससे हमें लगता है कि अर्निंग थोड़ा बेहतर होएगा। जो फ्लैट देखे, अपने नेगेटिव सा देखे अर्निंग ग्रोथ, शायद है ना मार्च क्वार्टर आते आते वो थोड़ा अच्छा दिखने लग जाएगा। हो सकता है ना हाई सिंगल डिजिट 8-9% पे आ जाएगा, और अगला साल हम लोग का अनुमान है कि 10 से 12 के बीच में अर्निंग ग्रोथ होना चाहिए। बिल्कुल। सो अर्निंग को कैसे सपोर्ट मिलेगा ये ज्योति सर ने बताया। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है पॉलिसी का। तो अभी बजट आने में हालांकि काफ़ी समय है, 2 महीने बाद बजट आएगा, लेकिन उसके पहले आपको कुछ ऐसा लगता है कि कोई पॉलिसी चेंजेस या कोई ऐसा पॉलिसी ट्रिगर, इकोनॉमिक ट्रिगर ऐसा होना चाहिए सरकार की तरफ से जो बाइंग को ट्रिगर कर दे, बाइंग को वापस लेकर आए, बड़े फंड मैनेजर्स बाइंग की तरफ सोचने लगे कि अब जो है वो समय आ गया है, गवर्नमेंट की तरफ से ये पॉलिसी चेंज कर दिया गया है, ये बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया गया है, अब हमें बाइंग करनी चाहिए। ऐसा कुछ आपको लगता है? अ, तो भारत में मेरे को नहीं लगता है कुछ ज्यादा पॉलिसी चेंज होएगा, क्योंकि अभी बजट में भी है ना 8 ही हफ्ते बाकी रहे हैं। पर यदि उन लोग जो बजट ऑलरेडी आंकड़े किए हुए हैं वहां पे, जैसे मैंने कहा, वो स्पेंडिंग नहीं हो रहा है, वो बजट को है ना यदि स्पेंडिंग चालू करते हुए तो उसी के कारण है ना थोड़ा इकोनॉमी में बेहतर दिखने लगे, थोड़ा सा ग्रोथ वापस आ जावे। दूसरा है जो ब्याज का रेट है वो आरबीआई का जिम्मेदारी है। मुझे लग रहा है कि दिसंबर में शायद है ना कम नहीं होए, ये फरवरी में ही कम होए, पर यदि है ना वो दिसंबर में ब्याज काट दिए तो उससे मार्केट के लिए अच्छा हो सकता है। तीसरा मेरे ख्याल से ज्यादा महत्वपूर्ण है यूएस में क्या होता है, क्योंकि अभी ट्रम्प आएगा, उसके बाद आज संकेत दिए कि टैरिफ बढ़ाने वाला हूं मैं कनाडा पे, मेक्सिको पे, चाइना पे। तो उससे भी है ना बाजार का काफी फर्क पड़ेगा। यदि चाइना पे टैरिफ बढ़ा और इंडिया पे नहीं बढ़ा तो एक तरह से भारतीय कंपनीज के लिए अच्छा हो जाएगा कि है ना भारतीय एक्सपोर्ट यूएस में बढ़ जाएंगे। तो वो एक है ना महत्वपूर्ण देखने का है कि ट्रम्प क्या रवैया ना होता है, क्या पॉलिसी चेंजेस लाते हैं वो उनका प्रेसिडेंटशिप होने के बाद। बिल्कुल। मैं अगला सवाल आपसे यही पूछने वाला था, लेकिन आपने बता दिया कि ट्रंप वाले मामले पर जो आज उन्होंने अनाउंसमेंट किया है चाइना, कनाडा और मैक्सिको को लेकर कि वो टैरिफ बढ़ाएंगे, उस पर क्या इंडिया के लिए है टेक अवे, वो आपने बता दिया। सर एक सवाल बड़ा वाजिब है इस वक्त और सारे लोग पूछना चाहते हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो कोविड के बाद मार्केट में आए वो बड़ा आपसे पूछना चाहते होंगे ये सवाल कि करेक्शन तो आया लेकिन कई लोगों को फंसा गया बहुत ऊपर के भाव पर। पीएसयू स्टॉक्स कई हैं, रेलवे स्टॉक्स कई हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप में तो एक बाकायदा पूरा एक सेगमेंट है जहां पे लोग फंसे हैं। 25% से 40% करेक्शन अब आ चुकी है और वो टॉप पर खरीद कर फंस गए हैं। तो उन लोगों को इस वक्त आपकी पीस ऑफ एडवाइस क्या रहेगी कि क्या उन्हें रुकना चाहिए, वापस वो लेवल्स देखने को मिलेंगे,
या फिर अब थोड़ा नुकसान हो गया है, इसको सबक मानकर बुक कर लें और कहीं और इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें? तो देखिए काफी स्टॉक स्पेसिफिक एक तरह से हो जाता है। यदि अपने बहुत महंगे वैल्यूएशन में खरीद लिए तो वापस वो भाव आने में काफी समय लगता है, और एक तरह से रहता है कि ये पैसा ये बेच के कुछ दूसरा स्टॉक ले सके। तो दो तीन चीज बहुत स्पष्ट है। एक तो है ना, जो पिछले 3-4 साल में रिटर्न देखने मिले वो अगले 3-4 साल में नहीं देखने मिलेंगे, क्योंकि रिटर्न काफी है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। अगले 2-3 साल में रिटर्न थोड़ा है ना कम ही रहेगा यहाँ से। दूसरा है कि जो वॉलेटिलिटी नहीं था पिछले 2-3 साल में, एक तरफा बाजार था, बहुत कम वॉलेटिलिटी देखने मिला, वो फेज भी खत्म हो गया। अभी जो नॉर्मल मार्केट में वॉलेटिलिटी आता है, करेक्शन आते हैं, वो आते रहेंगे। तो जो है ना कोविड के बाद आए उनको लिए के सबक रहेगा कि भाई ये जो उन लोग देखे एक बुल रन, वो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी फेज होता है, वो नॉर्मल मार्केट नहीं होता है। मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहेगा, वो देखने पड़ेगा। और तीसरा है कि वैल्यूएशन, और जनरली जब है ना जो एक ट्रेंड चलता है लोग उस ट्रेंड में खरीदते हैं, तो कई बार महंगे वैल्यूएशन पे खरीद लेते हैं। जैसे हम लोग है ना पिछले 1 साल से बोल रहे हैं कि डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स हम लोग नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन का थोड़ा भी कंफर्ट नहीं है। और तो अर्निंग ग्रोथ आते रहेगा तो क्या है कि वो वैल्यूएशन कहीं ना कहीं कैचअप हो जाएगा, और भाव भी 2-3 साल में आ जाएंगे। पर है ना एक बार फिर वो सहना पड़ेगा, क्योंकि अपने बहुत ऊपर वैल्यूएशन में खरीद लिए, और जब तक वो अर्निंग ग्रोथ कैचअप नहीं होता है तब तक वो भाव शायद वापस नहीं आवे। बिल्कुल। अब मुझे अच्छे से याद है ज्योति सर, आपने पिछली कन्वर्सेशन में बोला था कि रेलवे स्टॉक्स अभी आपको कंफर्ट नहीं दे रहे हैं, और मुझे याद है कि उस वक्त आईआरसीटीसी 1000 के ऊपर या 1100 के आसपास था और इस वक्त 800 के आसपास है। तो बहुत सटीक एडवाइस थी जब आपने दर्शकों को ये बात बताई थी। एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि समय की कमी है, लेकिन आखिरी सवाल ये अगर ना पूछूं तो दर्शक मुझे कमेंट में बोलेंगे कि आपने काम की बात पूछी नहीं। इस वक्त गिरावट के बाद कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो थोड़े बहुत अट्रैक्टिव आपको लगने लगे हों? क्योंकि हालांकि अभी भी आप कह रहे हैं कि थोड़ी गिरावट और आ सकती है, लेकिन क्या कोई ऐसे सेक्टर्स या पॉकेट्स आपको दिख रहे हैं जो थोड़े अट्रैक्टिव हो गए हैं, जहां दर्शकों को अपने हिसाब से मौके खोजने चाहिए? तो देखिए जहाँ वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, और बेहतर यही हरदम यही होता है, वहां पे कोई शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। तो यदि अपने पिछले 10 साल का एवरेज वैल्यूएशन देखे और आज का वैल्यूएशन देखे, तो दो ही सेक्टर है जहाँ पे आज के वैल्यूएशन 10 साल के वैल्यूएशन के कंपैरिजन में कम है। एक है बैंक और दूसरा है मीडिया। तो बैंकिंग में हम लोग थोड़ा थोड़ा खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पे अगला 1-2 क्वार्टर में भी दिक्कत रहेगा, क्योंकि है ना निम्न प्रेशर में है। जब ब्याज घटेगा तो निम्न एक बार प्रेशर में आ जाते हैं। पर जो वैल्यूएशन अभी मिल रहे हैं यहाँ पे अगले 2-3 साल में, अच्छा है ना, रिटर्न की काफी गुंजाइश है। तो हम लोग तो है ना ज्यादातर जल्दी खरीदते हैं, बहुत पेशेंट इन्वेस्टर लोग हैं। तो हम लोग तो है ना बैंकिंग में थोड़ा थोड़ा खरीदारी चालू है हम लोग की। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया ज्योति सर, आज आपने समय दिया। और अगर मैं इस पूरे इंटरव्यू को अगर एक लाइन में बताना चाहूँ कि इसका सबसे बड़ा टेक अवे क्या है दर्शकों के लिए, तो वो ये कि अगर जो आपने पिछले 2-3 साल के रिटर्न देखे हैं और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 3 साल भी ऐसे ही रिटर्न आपको मिलेंगे, तो ये बिल्कुल ना है। ज्योति सर ने बिल्कुल साफ बताया कि आप अपने रिटर्न की उम्मीद जो है वो थोड़ी कम रखिए। निश्चित तौर पे मार्केट रिटर्न देगा, लेकिन उम्मीद कम रखिए। अच्छे शेयरों में इन्वेस्ट कीजिए, वैल्यूएशंस का कंफर्ट देखिए और उसके हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। सुनते रहिए, एक्सपर्ट्स को सुनते रहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेती रहिए। बहुत शुक्रिया ज्योति सर, आज समय निकालने के लिए और एनडीटीवी प्रॉफिट धन्यवाद। हिंदी से बात करने के लिए।